Hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by Yourpedia. I am Priyanka Tyagi, Civil Engineering Mentor at ECP. तो आज की मेरी वीडियो है रिगार्डिंग अभी जो HPSC असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ है रिलेटेड टू दैट। तो अभी आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ जिसमें कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए। लगा था कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है तो उसमें से ही पूछा जाएगा, इजी आएगा क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, बट वैसा नहीं आया। जिसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोज़ भी काफ़ी बनाई गई, राइट? क्योंकि आपकी जो मेंस के एग्ज़ाम डेट दी हुई है वो आपकी जून की दी हुई है, राइट? तो जून में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, ये अब आपका मई स्टार्ट हो गया है, राइट? तो आपके लिए उसके लिए पूरी एनालिसिस वीडियो की कितना कट ऑफ रह सकता है, कितने स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम देने गए, कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, वो सारी वीडियोस बन चुकी हैं। गुरविंदर सर, विजेंद्र सर ने वो वीडियोस बनाई हैं। आई होप आपने वो देखी होंगी। और जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लेवल आपसे पूछा जा रहा है। हरियाणा में लास्ट भी जो एग्ज़ाम हुआ था, सब्जेक्टिव पेपर आया था, काफ़ी अच्छा उसका भी लेवल था। तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। लिख लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही उस एग्ज़ाम के लिए आंसर कर पाओगे, वहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, स्पीड अपनी मेंटेन कर पाओगे, राइट? तो अब कैसे उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूँगी। तो जैसे प्रीलिम्स में आया था आपका एग्ज़ाम, तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो कुछ वेटेज रही थी, ठीक है, सर ने आपके साथ डिस्कस किया। तो बोला तो नहीं जा सकता कि प्रीलिम्स में जैसा आएगी उसी तरीके से मेंस का आएगा। जैसे करंट एनवायरनमेंट इश्यूज के भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो ज़रूरी नहीं कि वैसे ही चीज़ आए। बट अगर हमने जैसे एनालिसिस करें ना, तो देखें तो जो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का पोर्शन है, क्योंकि एनवायरनमेंट इंजीनियर का आपका एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपकी पूछी गई हैं, राइट? तो बहुत स्टूडेंट्स जो दूसरे डोमेन के हैं डरते हैं कि भाई हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कैसे करें, केमिकल इंजीनियरिंग कैसे करें, तो उसके लिए आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है वो आप अच्छे से कर लो, उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो आप स्टार्ट कर दो। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो गया, राइट? एंड आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। जैसे मैंने आपके सामने रूल्स भी, काफ़ी वीडियोस भी हैं रूल्स के रिगार्डिंग, मैंने आपको बताई थी, ठीक है। 2 क्वेश्चंस तो आपके म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल से रिलेटेड ही आ गए थे, राइट? तो उस तरीके से अगर हम देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आज आपसे डिस्कस करूं वेस्ट मैनेजमेंट के, आपको पता है काफ़ी रूल्स आपके इसमें सिलेबस में मेंशन है। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं, फ्लाई ऐश रूल्स हैं, प्लास्टिक रूल्स हैं, रिसाइकल बैटरी यूसेज रूल्स हैं, काफ़ी सारे रूल्स आपके इसमें मेंशन है, ठीक है। तो कोई भी रूल से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। प्रीलिम्स में आपसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग पूछा गया। तो सपोज कि आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताओ व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इसको अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको शो करूं, क्वेश्चन अगर आपका आता है व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो अब सबसे पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आपको देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपसे पूछा गया है। क्या वो 10 मार्क्स का है, क्या वो 5 मार्क्स का है, क्या वो 15 मार्क्स का है। तो हमेशा हमें देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करने हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो सपोज ये आपका 5 मार्क्स में आ जाता, आपको 7 पॉइंट्स ही पता है इसके बारे में, तो सफिशिएंट है। पॉइंट टू पॉइंट लिखो, उनको जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो। बट सपोज आपका ये 10 मार्क्स में आ जाता है, या ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी नहीं आता, कोई और रूल आ जाते हैं, फॉर सपोज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। बोला है 10 मार्क्स में, आपके पास इतने पॉइंटर्स नहीं है बनाने के लिए, तो क्या करो, पहले एक्सप्लेन करो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, क्या उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, सब कुछ आपको नोट्स गिवन है, पूरे एक एक डॉक्यूमेंट आपको गिवन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, सारा डाटा आपको गिवन है। बस आपने क्या करना है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। तो इसके लिए योरपीडिया ने क्या किया है, पूरा आपको डॉक्यूमेंट, पूरा डाटाबेस तैयार करके दिया हुआ है। आपने क्या करना है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, मेंटोर से चेक करवाना है, ठीक है। तो उसी के लिए हमारा बैच भी लॉन्च है। जैसे आपको पता है प्रीलिम्स की तैयारी करी है स्टूडेंट्स ने, तो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, इस बैच को, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है, जो पूरा क्वेश्चन सेट योरपीडिया के मेंटोर्स ने प्रिपेयर किया है, आपने बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मेंटोर्स के साथ उसको चेक करवाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, अब आपको पता है कि क्या क्या रूल्स है। अगर पूछा गया कि की हाइलाइट्स क्या है 2024 अमेंडमेंट में जो है,
तो इसमें क्या क्या की हाईलाइट्स थे कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स है उसको अब डिफाइन किया गया कैसे, एज मटीरियल केपेबल ऑफ डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक्स जो थे उनको भी अब डिफाइन किया गया कैसे, एज एनी सॉलिड प्लास्टिक इनसोल्यूबल इन वाटर जिसकी डिमेंशन है बिटवीन 1 माइक्रोन एंड 1000 माइक्रोन। रूल्स जो हैं दे डू नॉट स्पेसिफाई विच केमिकल टेस्ट कैन एस्टैब्लिश एब्सेंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स, राइट। इंपोर्टर्स जो था वर्ड, उसमें इंपोर्टर्स में अब कौन कौन इंक्लूड होते हैं, इंपोर्ट्स जो कि प्लास्टिक रिलेटेड मटेरियल्स के जैसे पैकेजिंग, कैरी बैग्स एटसेट्रा, राइट। पहले जो था इंपोर्टर किसको रेफर करते थे, जो इंपोर्ट करता था प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स विद प्लास्टिक पैकेजिंग, कैरिंग बैग्स और सिमिलर आइटम्स। अब पूरा जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसका जो स्कोप है इट नाउ एनकम्पासेस जो इंगेज है इन प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एटसेट्रा। ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है क्लास में, सारे रूल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। Beyond manufacturing plastic packaging now includes the production of intermediate materials and अब जो manufacturers हैं they are allowed to produce carry bags and commodities and they must obtain a certificate, CPCB से उनको certificate obtain करना पड़ेगा। ये तो just मैंने एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल की आपसे बात कर दी, कितने सारे रूल्स हैं, राइट। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सारा टॉपिक है आपका, डिस्पोजल कैसे होती है, सैनिटरी लैंडफिलिंग कैसे होती है, तो कितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का जैसे एक और सैंपल क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि एक्सप्लेन दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। आपको पता है मेथड्स क्या क्या होते हैं, कंपोस्टिंग होता है, इंसिनरेशन होता है, पैरोलिसिस होता है, सैनिटरी लैंडफिलिंग होते हैं, ठीक है, ओपन डंपिंग भी लोग कर देते हैं, काफी सारे मेथड्स होते हैं। तो क्या करो, समझाओ। तो जैसे पहले मेथड्स ऑफ डिस्पोजल लिख दिया, कंपोस्टिंग। अगर तुम फ्लो चार्ट बना सकते हो कि भाई कंपोस्टिंग में क्या होता है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम बना के बताओ, उसको जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करो, उनको अंडरलाइन करो, राइट। पॉइंट टू पॉइंट लिखो रादर देन राइटिंग अ स्टोरी। आप अगर जितना पॉइंट में लिखो, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो बिल्कुल भी कोई कहानियां पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको पूरा का पूरा काट देगा। बट वहीं अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आपने डायग्राम्स बनाए हुए हैं, आपने फ्लो चार्ट का यूज किया हुआ है, तो आप क्या जो आंसर उसका अपीयरेंस अच्छा होगा और एग्जामिनर भी उसको पढ़ना चाहेगा, भाई कट टू कट इस बंदे ने लिखा हुआ है, उसको मार्क्स दे देगा, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई कंपोस्टिंग क्या है। देन आपका जैसे आपको पता है ओपन डंपिंग, सैनिटरी लैंडफिलिंग मेथड होता है, कैसे करते हैं लैंडफिलिंग आपको पता है, उसके भी फर्दर मेथड्स होते हैं। कंपोस्टिंग के होता है बैंगलोर मेथड, इंदौर। सपोज ये क्वेश्चन आपसे 15 मार्क्स में पूछ लिया, राइट, तो आप बता सकते हैं कि कंपोस्टिंग भी फर्दर क्या इंदौर मेथड होता है, बैंगलोर मेथड होता है। देन सैनिटरी लैंडफिलिंग कैसे करते हैं, कैसे ट्रेंचेस फिल करते हैं, एरिया मेथड होता है, ट्रेंच मेथड होता है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते, लिख के आ सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं लैंडफिलिंग में क्या सेल्स होती हैं, ठीक है, कवर्स कैसे हैं, कितनी ऊपर इम्परमिएबल लेयर हम कितनी डालते हैं। देन आपको पता है पल्वराइजेशन एक मेथड होता है। पल्वराइजेशन किसको बोलते हैं, अगर रिफ्यूज को हम क्या कर रहे हैं, मशीन्स के अंदर ग्राइंड कर रहे हैं टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एंड इट चेंजेस इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पल्वराइज्ड रिफ्यूज जो होगा उसका वो ओडरलेस हो जाता है, इंसेक्ट्स नहीं उस पर ब्रीड करते। इंसिनरेशन क्या होता है, अगर हम हाई टेम्परेचर पे रिफ्यूज को बर्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंसिनरेशन बोलते हैं, राइट। पैरोलिसिस क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो काफी सारे, और ये सारा आंसर जितने भी ये आंसर मैंने भी आपके सामने लिखे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइडेड है, मैंने सारी हर एक मेथड, वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, मैंने आपको बताया था, एक एक मैंने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो बस उसी के अंदर से ये सारे आंसर्स आपने फ्रेम करने हैं। फॉर सपोज आपको वेस्ट मैनेजमेंट का कोई न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें हर एक वेस्ट कंपोनेंट का परसेंट बाय मास गिवन है एंड उसका मॉइस्चर कंटेंट गिवन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, आप क्या कर सकते हो, जो टोटल मास है सॉलिड्स का, मान लो 100 यूनिट्स है, ठीक है, अगर ये देखा जाए तो टोटल 90 यूनिट्स बन रहा है। अब 20% फूड वेस्ट है जिसमें कि 70% उसमें मॉइस्चर कंटेंट है। पेपर का 40% बाय मास है जिसमें से कि 6% मॉइस्चर कंटेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो सॉलिड वेस्ट सैंपल है उसका मॉइस्चर कंटेंट बताओ, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे टैबुलर फॉर्म में कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स लिख दो, ठीक है। मास अगर हम देखें 100 यूनिट्स लेके चलें तो जितने वो परसेंटेज बाय मास गिवन है तो उनकी यूनिट्स आप बोल दो 20 यूनिट्स, 40 यूनिट्स एटसेट्रा। अब उसमें से मॉइस्चर कितना है, अब इस 20 यूनिट्स में भी 70% था तो 14 यूनिट्स मॉइस्चर है। पेपर के अंदर 2.4 यूनिट्स मॉइस्चर है, कार्डबोर्ड के अंदर 0.5 यूनिट्स मॉइस्चर है, ठीक है। इस तरीके से सारे इसके अंदर जितना भी फूड वेस्ट कंपोनेंट्स हैं सब में मॉइस्चर यूनिट्स निकल जाएंगी।
टोटल पूछा हुआ है आपसे, सबको ऐड कर दो 31.5, क्योंकि 100 यूनिट्स था तो इसमें से कितना बन गया 31.5%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ना, कोई न्यूमेरिकल आए, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, आप इस तरीके से अप्रोच करें। एक तो अपनी लिख के प्रैक्टिस करें, जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता लगेगा कि इतना टाइम है हमारे पास। क्या होता है कि जब एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है ना, फ्रंट के जो हम पहले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं, इतना इलेबोरेट। मान लो अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन है ना, हम उसमें कोशिश करते हैं 10 नंबर के अकॉर्डिंग लिखने का, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि शुरू में तो बड़ा सुंदर सुंदर लिख देते हैं, टाइम का पता नहीं होता, लास्ट के क्वेश्चन तक आते आते देखते हैं भाई टाइम तो हमारे पास बचा नहीं, और वो क्वेश्चन हमारे अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं। तो रादर देन अपना पेपर आप अनअटेम्प्ट छोड़ें, उससे अच्छा है कि क्वेश्चन जितने मार्क्स का पूछा गया है उतना लिखें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें डालें। फालतू में घुमा फिरा के, ये कोई ऐसे एग्जाम नहीं है कि जहां बस आपको कॉपी भरने के मार्क्स मिलेंगे, राइट। रेलेवेंट चीज लिखने के मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से प्रेजेंट करने के मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है 10 नंबर का क्वेश्चन है, तुम कहानी लिखते तुम्हें 6 मिलते हैं, बट वहीं तुमने अगर वो पॉइंट्स में लिखा है तुम्हें हो सकता है 8 नंबर मिल जाए, राइट। जरूर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, इस बैच को अवेल कर लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पैनल पे हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए एंड मेंटोर से इनको चेक करवाइए, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।